राम राम सभी दर्शकों को सत्य दर्शन टीवी के कार्यक्रम चौपाल में स्वागत है आप सबका। हर बार इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों से मिलवाते हैं, परिचय कराते हैं और उनसे हम बात करते हैं। तो आप सारे कार्यक्रम देख चुके हैं और बहुत दिनों बाद इस बार मैं इस चौपाल के कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित हूं आपके लिए। और हमारे बीच जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं इस देश, इस धरती, इस हॉलैंड में, पुष्पिता जी, पुष्पिता अवस्थी। इनका परिचय बताना मुश्किल भी है और मैं समझता हूं कि जरूरी भी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है कि हॉलैंड में अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, तो सभी लोग आपको जानते हैं। यह टीवी का सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि आज बात करने का समय आपने दिया है। आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार जी। तो हम कहाँ से शुरू करें? हम सोचते हैं आप ही थोड़ा बताएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को। मेरा नमस्कार चौपाल के सभी श्रोताओं के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज खुद उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके बीच एक संवेदनशील रिश्ता कायम करने के लिए। चौपाल एक ऐसी संस्था है जो हम सबको जोड़ती है। इन्होंने मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा है। एक स्त्री के रूप में मैं माँ बहन की मेरी भूमिका रहती है सबके प्रति, और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, उस दिशा में जितने भी काम हो सकते हैं, उन संस्थाओं में, उन संगठनों में मैं सक्रिय हूं। मूलतः मैं कवि हूं और कवि होने की वजह से एक कवि हृदय किस तरह से लेखक होता है, साहित्यकार होता है, वो दुनिया देखता है, दुनिया के भीतर की भी दुनिया देखता है और उसे वो व्यक्त करता है। इस तरह से अपनी इस यात्रा में हमने 72 से अधिक किताबें लिखी और उन विषयों पर किताबें लिखी जिन विषयों पर अब तक नहीं लिखा गया। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इन तीनों भाषाओं के साहित्य की पढ़ाई करने की वजह से मेरे पास लेखन की भी एक वैश्विक दृष्टि बन गई, देश दुनिया को पहचानने की भी एक दृष्टि बन गई। तो उसके साथ साथ ये भी एक दृष्टि बन गई कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, किस लिए लिखना चाहिए, क्या लिखना जरूरी है। बस यही यात्रा की शुरुआत का केंद्र रहा। जी, आप अभी आपने सुना कि आप कविता भी लिखती हैं, गद्य और पद्य दोनों में आपको महारत हासिल है। और नीदरलैंड की डायरी बहुत पहले आपने मुझे दिया था, याद होगा, मैंने पढ़ा, उसको पढ़ा। और भारतवंशी और सूरीनाम के बारे में आपने लिखा जी। यह जो आप लिख रहे, अभी आपने कहा आप इस देश में रहते, भारत से बहुत दूर, भारत से हॉलैंड 7000 किलोमीटर दूर और सूरीनाम करीब उतना ही दूर, करीब 14-15 हजार किलोमीटर दूर सूरीनाम। आप लिखते रहते हैं। ये ताकत, ये शक्ति कहाँ से मिलती है आपको? बहुत ही मौजूद सवाल है। मातृभूमि से बिछुड़ने का जो दुख होता है और मातृभूमि से बिछुड़ने का जो अकेलापन होता है, उस अकेलेपन को भरने के लिए ही ये शक्ति पैदा होती है और वही शक्ति लिखवाती है। और इस तरह से भाषा के माध्यम से हमारी जो छूटी हुई धरती है उसको हम शब्दों के पांव से पूरा करते हैं और ये शब्दों की यात्रा हमें अपने देश तक ले जाती है, अपनी संस्कृति तक ले जाती है, अपने लोगों तक ले जाती है, उन लोगों तक जिनसे हमें शक्ति मिलती है।
जो हमारे मन के भी तीर्थ स्थल हैं। धर्म का ही नहीं, मन का भी तीर्थ स्थल होता है, मानस का भी तीर्थ स्थल होता है, और यही दोनों शक्ति देते हैं और इन्हीं से ऊर्जा मिलती है लिखने की। आप भारत को छोड़ करके आप सूरीनाम इतनी दूर गए, तो उसकी एक पीड़ा आपके मन में कि अपनी मातृभूमि से दूर। देखिए क्या हुआ कि मेरा विदेश मंत्रालय के द्वारा मेरा चयन जब हुआ तो कई देशों में भेजा जा सकता था मुझे, और मैं खुद भी कोई भी देश का चयन कर सकती थी, लेकिन मैंने सूरीनाम देश को इसलिए चुना क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के किसान और मजदूरों की वहाँ पीढ़ियां 1834 से 1916 के बीच में 5 दस्तों में गए, और बचपन में मेरा पालन पोषण ननिहाल में हुआ। जमींदार परिवार था तो खेती बाड़ी होती थी, तो उन किसान और मजदूरों को मैंने बहुत नजदीक से देखा। उनके बच्चों के साथ हम खेलते रहे, उनके साथ मैं रोटी में सरसों का तेल लगा हुआ जो रोटी खाते थे, जो सुख मिलता था वो घर की घी की रोटी में नहीं मिलता था। तो वो सारी जो स्मृतियां थी, तो जब मुझे सूरीनाम जाने का मौका मिला तो विदेश जाने के क्रम में मैंने उसे चुना, जबकि हमारे साथ के कुछ मित्रों ने कहा यूरोप चुनना चाहिए। सूरीनाम को उस समय लोग जानते भी नहीं थे। भारत देश में उस समय सूरीनाम देश को लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते थे। और जब मैंने सोचा कि उस देश में जाने से पहले मैं जरा सा देश को जान तो लूं, तो मैंने कई जगह किताबें खोजी, लेकिन मुझे सूरीनाम देश पर कोई किताब नहीं मिली। एक किताब मुझे फुटपाथ पर, दिल्ली में किताबें जहां फुटपाथ पर बिक रही थी, मिली, तो उसमें लैटिन अमेरिका करके एक अंग्रेजी में किताब थी जिसमें एक पैराग्राफ सूरीनाम पर लिखा था। वो अंग्रेजी में था और सिर्फ उसका भौगोलिक जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया। सूरीनाम पहुंचने के बाद सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा इतनी स्वर्णिम सूरज की रोशनी और इतनी पावन अप्रदूषित धरती और वहां की प्रकृति, और वैसे ही हमारे ननिहाल के किसान और मजदूरों की तरह के लोग, लेकिन आधुनिक। मुझे लगा ही नहीं कि मैं भारत छोड़ के आई हूं। और जब उन लोगों ने की बाणी सुनी, बोलना सुना, और मुझे कहा ए बहनी तू कहाँ से आई हो, तो ऐसे पहले हम ना देख ली है। ये सुनने के बाद तो मैं स्वदेश छोड़कर आई हूं, भारत छोड़कर आई हूं, ये दर्द ही मेरे वक्ष से चला गया, मेरी स्मृतियों से चला गया। और मुझे लगा कि नहीं, सूरीनाम में हमारे हिंदुस्तानियों ने सूरीनाम को भी स्वदेश में बदल दिया है, भारत देश में बदल दिया है। और जब हफ्ते 15 दिन बाद हम इंटीरियर में गए और लोगों से मिले तो पता चला उन्होंने अपने इलाके के नाम कानपुर रखे हुए हैं, बंबई रखा हुआ है, तो उन जगहों के नाम भी उन्होंने भारत के शहरों के नाम पे रखा है। ये होता है देश प्रेम। सूरीनाम देश में हिंदुस्तानियों के गए हुए अभी 5 जून को 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 150 वर्ष में उन 5 पीढ़ियों ने हिंदी भाषा परिवार की उन बोलियों को बचा कर रखा है जिसे भारत देश के लोग बोलने में संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अनपढ़ और गंवार समझा जाएगा, लेकिन सूरीनाम के लोग, वो हिंदुस्तानी सूरीनाम देश में, और नीदरलैंड यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश, यहाँ रहते हुए जिस तरह से डच भाषी लोग अपनी डच भाषा बोलते हैं, वैसे एक सूरीनमी हिंदुस्तानी नीदरलैंड में रहते हुए उसे डच भाषा के समानांतर ही हिंदी भाषा बोली को बोलता है। ये सम्मान अपनी भाषा के प्रति, ये सम्मान अपनी संस्कृति के प्रति जो मैंने सूरीनाम में देखा और जो नीदरलैंड में देख रही हूँ, उससे मुझे बहुत गर्व होता है। और मुझे लगता है कि शायद ये किसान मजदूर की पीढ़ियां धरती से जुड़ी हुई हैं, अपनी माटी से जुड़ी हुई हैं, अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई हैं। इनके पास भारत देश की मातृभूमि का डीएनए है, गुणसूत्र है। इस वजह से विदेश में रहते हुए भी विदेश इनके आकर्षण का केंद्र नहीं है। ये शादी विवाह भी करते हैं तो अपने हिंदुस्तानियों में ही करते हैं।
इनका खान पान, इनका विवाह, इनके संस्कार अभी भी हिंदुस्तानी, इनकी भाषा अभी भी वही है। ये मेरे इस देश से, अगर विदेश में मैं रह रही हूं पिछले 23 सालों से, तो ये उनके प्रेम के कारण है, वो जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि मैं जो 73 किताबें लिख सकी इन विषयों पर भारत के विश्वविद्यालय, भारत की नई पीढ़ियां अभी बहुत गंभीरता से नहीं जानती हैं। और वो ये भी नहीं जानती हैं जिस तरह से भारत देश की संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, और कहते हैं कि प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सवाल उठता है कि आपके सिर्फ परछाई पड़ने पर आप इतने प्रभावित हो रहे हैं, जो वहीं उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उन्हीं के सामने के टेबल में बैठ करके एक हिंदुस्तानी भी खाना खाता है और एक डच भी खाना खाता है, इसके बावजूद उन 5 पीढ़ियों से नहीं बदल सके हैं। इस ताकत को हम लोगों को पहचानना चाहिए, और इस ताकत को पहचानने के लिए ही हम साहित्य लिख रहे हैं। और ये जो सामाजिक सेवा के कार्य मैंने शुरू किए, जैसे कि हमारे पंडित जी उपाध्याय जी कर रहे हैं, काशी से हैं, ये काशी ही हम दोनों को एक किया है। माने भाई बहन में जितना स्नेह नहीं होगा, उससे अधिक स्नेह है। ये स्नेह का कारण हमारी मातृ संस्कृति है। और मुझे लगता है कि रक्त के संबंधों से जो भाई बहनों के संबंध बनते हैं, उससे ज्यादा प्रगाढ़ और स्थायी संबंध संस्कृति से बनते हैं। संस्कृति भी नहीं तोड़ पाती। उन्हीं की वजह से आज हम लोग इस रूप में बने हुए हैं, बचे हुए हैं। एक बार मॉरिशस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस कॉन्फ्रेंस में फिजी से भी लोग आए हुए थे, और वहां के कला संस्कृति मंत्रालय ने मुझे 3 महीने के लिए आमंत्रित किया था मॉरिशस में। तो फिजी से आए हुए लोगों ने कहा कि भारत में जिस तरह से भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है, हमको लगता है कि विदेश में बसे हुए हम हिंदुस्तानियों और भारतीयों को जाकर बताना होगा कि अपनी संस्कृति कैसे बचाओ, अपनी भाषा कैसे बचाओ। ये बचाओ का सवाल हमें अपने देश के लिए हो रहा, जहां की जमीन वही है, जहां की संस्कृति वही पैदा हुई। हम लोग के पास विदेश में तो इतने पुराने मंदिर नहीं हैं, हमें तो पुराने मंदिरों में जाने की आदत है। लेकिन जब नीदरलैंड देश में उपाध्याय जी ने, हम लोगों ने मिल करके मंदिर बनाया, और ये 2 धाम बने हुए, एक ग्रोनिंगन में है और एक यूट्रेख्ट के पास, और 2 धाम की और तलाश में हैं। तो ये धाम ईंट पत्थरों के नहीं बनते हैं, धाम हृदय में बनते हैं। और हृदय में बनने वाला वो धाम धर्म का धाम। जब व्यक्ति की ये आस्था पैदा होती है, जब हम मकान को भी हम जब घर कहने लगते हैं, तब वो मकान घर में बदल जाता है। जहां ईश्वर की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, वो पाषाण मूर्ति है, लेकिन हमने उसमें ईश्वर देख लिया है, हमारे चित्त ने उस ईश्वर का अवलोकन कर लिया है। इसलिए वो पत्थर का मंदिर, वो पाषाण प्रतिमा ईश्वर हो गई है। और जिस मंदिर में सिर्फ दीपक जलता है, सुबह शाम लोग जाते हैं, लेकिन वो मंदिर हो जाता है। पर कैसा मंदिर? जहां जाकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जहां खड़े होकर हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, जहां पहुंचकर खड़े होकर हाथ जोड़कर घंटे की आवाज सुनकर, मंत्र की ध्वनियां सुनकर हम विदेह हो जाते हैं। ये ताकत है भारतीय संस्कृति की, मंदिरों की, भाषा की, और वैसे ही हमारे वो पुराने लोगों की। पुरखों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो हमारे साहित्य में है। और मुझे लगता है कि अगर हमारा साहित्य पढ़ा जाए तो जो बातें मैंने कही उन्हें अनुभव किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा कि भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो ज्यादातर यूरोप कैसा है इसके बारे में बताने में व्यस्त रहती हैं। कभी भी देखने को नहीं मिलता कि भारत की यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, मैंने अभी आज तक तो नहीं देखा
कि ये बताने की कोशिश करे कि हमारे लोग जो भारत से बाहर गए उन्होंने क्या 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 कमाल किया है, क्या खड़ा किया है अपने कल्चर के बारे में। ये तो यहाँ आने के बाद पता चलता है, लेकिन अभी तक जो सूरीनाम के बारे में है कि कोई जानकारी भारत के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे समझ से आपने कोई पुस्तक लिखी है सूरीनाम के बारे में, है यहाँ पर कोई? हाँ, यहाँ पर देखिए एक जो किताब अभी रखी हुई है यहाँ सामने, मेरे समझ से जी हाँ, ये किताब है कविता सूरीनाम। इसी तरह से कथा सूरीनाम करके किताब है जिसमें कहानियां हैं और सूरीनाम देश पर। तो इस क्रम में हमने जो यात्राएं की, पूरे विश्व की यात्राएं की और इन विश्व के दूसरे देशों की यात्राएं करने के क्रम में सूरीनाम के और नीदरलैंड के हिंदुस्तानियों के प्रति मेरा प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता गया, गहरा से गहरा होता गया। और दूसरे देशों में भी मैंने हिंदुस्तानियों को देखा कि वो अपनी संस्कृति के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे ये बहुत ही गंभीरता से लगता है कि जब अपनी संस्कृति से, अपनी मातृभूमि से, अपने स्वदेश से आप उच्छिन्न होते हैं, तभी आप उसके महत्व को समझ पाते हैं। जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने कहा, विश्वविद्यालयों में और जब मैं भारत जाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि नई पीढ़ी और ये शिक्षा के केंद्र अपने बच्चों को सिर्फ विदेश जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो विदेश में जाकर नौकरी करें। मुझे लगता है कि अगर विदेश इतना ही प्रभावकारी है, इतना महत्वपूर्ण है, तो गांधी जी ने जिन अंग्रेजों को खदेड़ा था, खदेड़ा शब्द जो है वो सूरीनाम के लोगों का बहुत प्रिय शब्द है। इसलिए मुझे, और इस शब्द की जो गंभीरता है, शब्द के अर्थ की जो गंभीरता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विदेशियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें कि महात्मा गांधी हैं और बाकी सारे जो हमारे नेता हुए, बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और यहाँ तक कि विदेशी जो थी एनी बेसेंट, वो भी मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की उन्होंने काशी में स्थापना की। बाद में वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना। वो ईसाई महिला जिनके पति पादरी थे, उसके बाद वो काशी में आकर के वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई। अगर व्यक्ति अपनी आत्मा को थोड़ा भी पवित्र रखता है, उस पर काम क्रोध लोभ मोह की परछाई, आत्मा बदल नहीं सकती, लेकिन परछाई जो पड़ती है, उस परछाई से भी अगर अपने को मुक्त रखता है, तो उसका जो रूपांतरण मनुष्य का, जिस रूप में मनुष्य को जिस रूप में रहना चाहिए, मनुष्य अपने को वैसा ही बनाए रख सकता है। अपने को मनुष्य बनाए रखने की सारी क्षमताएं ईश्वर ने हम लोगों को दी हैं, और आत्मा हमारी निर्देशिका है। लेकिन हम काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर मन के निर्देशन पर चलने लगते हैं और आत्मा हाशिए पर पड़ी रहती है, उसके ही वो सारी तकलीफें होती हैं। तो इस क्रम में जब मैंने देखा सूरीनाम के और नीदरलैंड के हिंदुस्तानियों के बीच में अपनी संस्कृति के प्रति जो स्वाभिमान है, आर्य समाजी और सनातनी का भेद तो है, लेकिन अब आर्य समाजी जिस तरह से अपने हिंदुत्व को, अपनी भारतीय दोनों ही अपनी अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने में लगे हुए, जिसकी प्राचीनता 5-6 हजार साल पहले से कहीं कहीं संक्रमण दिखता है। उस संक्रमण की बेचैनी भी हमने सूरीनामी हिंदुस्तानियों में जितनी देखी है, उतनी भारतीय परिवारों में हमने नहीं देखी। भारतीय परिवारों में वो चाहे आजा हो, बाबा हो, नाना हो,
माने बुजुर्ग भी ये चाहते हैं कि वो हमारी संतान विदेश चली जाए। अगर बेटा नहीं जा पाया है तो वो सोचते हैं कि विदेश की बहू मिल जाए। अगर बेटा विदेश चला गया है तो बहू जो है यहाँ से, कुल मिलाकर के सब लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से विदेश से रिश्ता बना रहे। जबकि मैं वर्धा में हमने एक घर लिया सिर्फ इसलिए कि गांधी जी ने अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए सेवाग्राम आश्रम जो तपोस्थली बनाई, मुझे लगा वहां एक घर होना चाहिए और पीस सिटी के रूप में हमें वर्धा को घोषित करना चाहिए। कारण है कि पूरे विश्व में घूमते हुए मैंने अनुभव किया कि जितना लोग भारत नाम तो लोग जानते नहीं हैं, उसका कारण यह है कि दूतावास को लोग इंडियन एम्बेसी कहते हैं। तो जब मैं सूरीनाम देश में थी तो वहां 15 दिन होने के बाद एक पार्टी थी। उस पार्टी में मुझे हिंदुस्तानी महिलाएं कुछ आई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा, ए बहनी तू हिंदुस्तानी बतिया सके है? मुझे अंग्रेजी बोलते हुए दूतावास में इस शब्द को सुनकर के सूरीनाम देश से मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी को चाहने वाले एक भोजप्रीति भोज दूतावास की ओर से है। और वहां हमसे, क्योंकि हम भारत से हैं इसलिए हिंदुस्तानी में मुझसे बात करने की ललक है। उस ललक के मोह से मेरा चित्त बहुत ही हमें आनंद की सुख मिला और मेरी आंखें भर आई। और मैंने उनसे कहा कि हाँ, हमारी बात होती रहेगी। तो ये जो सारी स्थितियां हैं आज के समय में विश्व में जो हिंसा पैदा हो रही है, उस हिंसा से मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, अहिंसा। और देखिए, अहिंसा शब्द हिंसा के गर्भ से पैदा हुआ है, हिंसा के पेट से ये शब्द पैदा हुआ है, अहिंसा। तो जब हमारे स्वाधीनता सेनानी, और मैं वर्धा में थी तो सेवाग्राम में मुझे रहते हुए गांधी जी के आश्रम मुझे लगा, ये संध्या का समय था और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि गांधी जी को लगा होगा कि अगर इन अंग्रेजों को नहीं खदेड़ा तो इस देश में गौतम बुद्ध, नानक, ऋषि मुनियों की, वेद उपनिषद की, गीता की, ये जो पूरी परंपरा है अंग्रेजों के इस देश में काबिज हो जाने के बाद के, तो इसे ही रौंद डालेंगे। पूरी 5000 साल की, 7000 साल की संस्कृति इस देश से खत्म हो जाएगी, इसकी मिट्टी बदल जाएगी। शायद उन्होंने न भी सोचा हो, लेकिन अगर ये विदेशी ब्रिटिशर्स नहीं जाते तो आज जो 7000 साल की विरासत की परंपरा का जो ज्ञान और मनुष्यता और हिंसा से मुक्ति के जो ज्ञान का रास्ता है, ये सारे द्वार पर राख बिछ चुकी हुई होती, ये सब उच्छिन्न हो चुके होते, खत्म हो चुके होते, क्योंकि ये भारत में ही बचे हुए थे। पढ़े लिखे लोगों ने तो समझौता करने अंग्रेजों से शुरू कर दिया था, लेकिन ये किसान मजदूरों ने ही बचा के रखा था, क्योंकि वो माटी से जुड़े थे। जो माटी से जुड़ के काम करता है वही तपस्या को समझ सकता है। किसान की खड़ी फसल जब खेतों में होती है और पानी बरस जाता है, उसका जो दुख झेल सकता है वो मध्य वर्ग नहीं झेल सकता, नौकरी करने वाला नहीं झेल सकता है। वो एक किसी बड़ी डकैती से बढ़कर की दुर्घटना होती है, जब खड़ी फसल या तो आग लग जाती है और या तो बरसात में ओले पर गिरते हैं और खत्म हो जाती है। ये शक्ति, ये ताकत भारत के हिंदुस्तानियों की, किसान मजदूरों की है, जिसके बूते वो चाहे कैरेबियाई देश के सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाद, इन देशों में रह रहे हों, और चाहे यूरोप के, क्योंकि फ्रांस में मॉरिशस के कॉलोनाइजर्स हैं, इंग्लैंड में ट्रिनिडाद टोबैगो के कॉलोनाइजर्स हैं, हमारी वहां की पीढ़ियां हैं। तो यूरोप में इस समय हिंदुस्तानियों की जो नई पीढ़ी है वो भी आकर बसी हुई है, लेकिन वो यूरोपियों के साथ सिर्फ उनके नौकरी के संबंध हैं,
जीविका के संबंध है, जीवन के नहीं। जीवन के संबंध अभी भी उनकी भारतीय संस्कृति के साथ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में मैं हमेशा कहती हूं वैश्विक संस्कृति के गुणसूत्र हैं, जिसे आज हम भारतीय संस्कृति कह रहे हैं। पंडित जी, वो दिन आएगा कि यही वैश्विक संस्कृति होगी, क्योंकि इसी संस्कृति में विश्व को बचाने की ताकत है। वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक घर है, तो जब ये सूक्ति बनी थी कि पूरा विश्व एक घर है, उस समय सचमुच पूरा विश्व एक घर था। वो तो बाद में राजनीतिकरण हुआ। एशिया, यूरोप, कैरेबियाई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बना, ये सब तो थे ही नहीं पहले। जैसे संयुक्त परिवार बट जाता है, वैसे ही पूरी पृथ्वी इन देशों के रूप में बट गई। लेकिन देशों के रूप में बटने के बावजूद इन देशों के नागरिक नहीं बट सकते हैं, क्योंकि वो तो मनुष्य हैं। मनुष्य को आप कैसे बांटेंगे? इसीलिए वसुधैव कुटुंब, पूरी वसुधा में जो मनुष्य है उसका घर पृथ्वी है और सारे मनुष्य एक हैं। ये सारे राजनीतिक विभाजन है और मनुष्य की एक मानवीय संस्कृति है। जो विभिन्नताएं दिखती हैं वो जीवन शैली की विभिन्नताएं हैं। स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंस हो सकता है। कोई साड़ी पहनता है, कोई लहंगा पहनता है, कोई सलवार पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। स्टाइल ऑफ लिविंग इज डिफरेंट। लेकिन जैसे खाना मुंह से ही खाया जाएगा, उसी तरह से पूरे विश्व के मनुष्य के रहने का तरीका, मनुष्यत्व को बचाए रखने की कोशिश हर समझदार व्यक्ति की है पूरी दुनिया में। और मनुष्यता को बचाए रखने की ये कोशिश हर मनुष्य की ये बताती है कि पूरे विश्व का मनुष्य एक है। पूरी पृथ्वी ही एक नहीं है, मनुष्य एक है। और उसे हमें उसी रूप में देखना चाहिए और मानना चाहिए। जिस दिन पूरे पृथ्वी के मनुष्यों को हम एक मानने लगेंगे, विभाजन के जितने रास्ते हैं अपने आप बंद हो जाएंगे। न धर्म के आधार पर विभाजन होगा, न राजनीति के आधार पर विभाजन होगा, न देश के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न धर्म के आधार पर। मुझे लगता है अलग अलग विभाजन के आधार पर विभाजन को रोकने की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा कि हम मनुष्य एक हैं और हमारी अपनी मनुष्यता को हमें बचाना चाहिए। अगर इस रास्ते पर विश्व के सभी मनुष्य चल पड़े तो धर्म के नाम पर जो अलग अलग पहचान में मनुष्यों को खींचा, घसीटा, धकेला, नोचा जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। और जब धर्म के आधार पर बंद हो जाएगा तो राजनीति और भाषा और संस्कृति के आधार पर अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि राजनीति के जो अस्त्र हैं वो धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति है। यही सारे बहुत गंभीर मुद्दों को लेकर के मैंने उपन्यास लिखा छिन्न मूल, जिसमें सुरिनाम देश और सुरिनाम और नीदरलैंड देश में छिन्न मूल, ये तो किताब है सुरिनाम देश पर लिखी हुई, लेकिन छिन्नमूल उपन्यास यहाँ रखा हुआ था। छिन्नमूल उपन्यास जो है वो उसको कई सम्मान भी मिले और उस उपन्यास में हमने सुरिनाम देश में और नीदरलैंड देश में जो हिंदुस्तानी परिवार रह रहे हैं, विभिन्न देश, जाति, धर्म के लोगों के बीच में, उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, उनका जो संघर्ष है, उस पीड़ा को लेकर लिखा। उस उपन्यास का उर्दू भाषा में अनुवाद हुआ, उस भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अभी हाल ही में सेपरेटेड इमोशंस के नाम पर वो किताब आई और ये किताब सुरिनामी हिंदुस्तानियों के 150 साल पूरे होने पर उनके संघर्ष के सम्मान स्वरूप ये किताब है।
सूरीनाम के हिंदुस्तानियों के 150 साल पूरे होने पर उनको सम्मान में यह जो है जी। इसके बहुत साथ अच्छा। जी